प्रश्न शुरू होता है जो कि संघीय मंत्रिपरिषद से स्टार्ट हुआ। पहला जो प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है सही है। दोस्तों इसमें सही है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक जो नेता होता है, यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दूसरे नंबर है। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा जो सत्य नहीं है। कौन सा कथन जो सत्य नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ से 3 जो स्टेटमेंट है तीनों ये सही है। आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए। और चौथा जो है कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दी गई सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसका जो है प्रमुख होता है। तो ये दोस्तों जो होते हैं केंद्रीय सरकार के प्रमुख होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके जो है दायित्वों का जो है प्रावधान है। तो यह प्रावधान क्या गया है, प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है। अगला प्रश्न 5वें नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान जो है वो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है। तो वह अनुच्छेद कौन सा है, वह अनुच्छेद है 75। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यह छठा प्रश्न है कि संधि यहाँ पर जो है संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो यह शक्ति जो है प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला प्रश्न हम लोग का 7वें नंबर है। करें कि निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों आपको विचार करना है। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में युक्त कार्य के आवंटन के लिए जो है नियम बनाएगा। तो यह कथन जो है बिल्कुल सही है। दूसरा है कि भारत सरकार की जो समस्त कार्यवालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएगी। तो यह जो कथन है यह गलत है, यानी कि हम लोग का कोड भाषा में जो है होगा केवल ही एक होगा। ठीक। प्रश्न के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो इसके प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य होते तो क्या होता, तो उच्च सदन के सदस्य होते तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक। अगला प्रश्न है कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है। संसद के संबंध में तो मंत्रिमंडल की जो सदस्यता निम्न सदन तक जो है सीमित है। यह जो है संसद के जो है यहाँ पर यह संसद के संबंध में गलत कथन है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 11 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से 12 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का जो है आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों एक सदन का जो सदस्य होना आवश्यक है। ठीक। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 13 नंबर है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये दोस्तों 25 वर्ष का आयु होना चाहिए भारत के, यदि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो। ठीक। चलिए अगला है कि उप प्रधानमंत्री पद का जो सृजन है, तो यह पद का जो सृजन है संविधान के प्रावधानों से यहाँ पर जो है प्रावधानों से जो है हटकर हुआ। उप प्रधानमंत्री का जो पद का सृजन है ये संविधान के जो है प्रावधानों से हटकर हुआ। प्रश्न के आगे लिखित है यानी कि जो निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य जो है सही है। दोस्तों भारत का जो प्रधानमंत्री, तो भारत का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों का जो है चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। यह कथन जो है वक्तव्य सही है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 16 नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न है कि भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से जो है मुक्त हो जाना पड़ता है। तो उससे मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह के बाद। 17 नंबर प्रश्न है
यह प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यह जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है दोस्तों, तो यह किसके, लोकसभा के प्रति और एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, और जो है अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार जो होंगे वो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। यानी कि यहाँ से हम लोग का ये 3 जो स्टेटमेंट हम लोग का इसमें सही दिया गया है। ठीक, चलिए, और कूट भाषा में देना है तो कूट भाषा में हम लोग का ऑप्शन बी होगा। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो मंत्रिपरिषद जो है ये सांसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, अगला है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से, तो यह उत्तरदायी होती है दोस्तों लोकसभा के प्रति। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है। देखिए, इसमें से एक सही स्थिति नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये सही स्थिति जो है नहीं है। अगला प्रश्न 21 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला कि केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, तो ये सही होगा। केंद्रीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद परिणत पद धारण करेंगे, ये भी सही है। केंद्रीय मंत्रियों के वेतन भत्ते संसद की विधि द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, ये भी सही है। उपयुक्त में से हम लोग का कथन जो है डी इसमें सही होगा। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न यहाँ से 22 नंबर है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव जो है भारत में मंत्रिपरिषद द्वारा रखा जा सकता है, तो ये प्रस्ताव जो है विश्वास प्रस्ताव, ये मंत्रिपरिषद के द्वारा रखा जा सकता है। किस सदन के द्वारा बहुमत से जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को जो त्यागपत्र देना पड़ेगा, तो ये त्यागपत्र देना पड़ेगा लोकसभा से। ठीक, यहाँ पर प्रश्न है कि किस सदन के द्वारा, तो लोकसभा के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 24 नंबर है। प्रश्न है कि अपना त्याग पत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य, यहाँ पर जो व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की जो आवश्यकता होती है, तो उन्हें आवश्यकता होती है लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति का। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या वो कितनी होनी चाहिए, तो वह दोस्तों न्यूनतम संख्या जो होनी चाहिए वो 50 होनी चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ से 26 नंबर है। प्रश्न है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारत के जो संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का प्रयोग उल्लेख नहीं है और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूर्व स्थापित किया जा सकता है। कौन सा हम लोग का इसमें हम लोग का सही होगा, तो इसमें दोस्तों हम लोग का दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही होगा। ऑप्शन सी हम लोग का इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि लाभ के पद का निर्णय कौन करता है, तो यह निर्णय जो होता है वो सांसद के द्वारा होता है। किस संविधान संशोधन में वर्णित है कि मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की जो कुल 15% से जो अधिक नहीं होगा, तो ये किस संवैधानिक संशोधन में वर्णित है, यह वर्णित है 51वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 29 नंबर है। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय मंत्री रहे। देखिए, इसमें से पीवी सिंह है, आर वेंकटरमन है, यहाँ पर जो YV चौहान है और ये प्रणब मुखर्जी हैं। कौन होंगे दोस्तों, इसमें हम लोग का राइट आंसर होगा चारों ही भारत के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करता है, तो यह जो होता है विधायिका के अधीन रह के कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की मंत्रिमंडल में पहले गृह मंत्री तथा बाद में जो है रक्षा मंत्री बना, तो वह कौन थे, वह थे कैलाशनाथ काटजू। कौन, कैलाशनाथ काटजू। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो वह वित्त मंत्री थे RK षण्मुखम चेट्टी थे। कौन, RK षण्मुखम चेट्टी थे।
अगला प्रश्न हम लोग का 33 नंबर है। प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात गठित जो प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन था? तो वह कानून मंत्री BR अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 34 नंबर हम लोग का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? ये जो बजट है ये भारत के संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है, यानी कि जो संविधान में उल्लेखित नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ जो आपको सम्मिलित करना है। तो इसमें हम लोग का ये जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, इनका शासनकाल, इनके कार्यकाल बात करें तो 1998 से लेकर के 2004 तक था। श्री चंद्रशेखर का तो इनका जो था वह 1990 से 91 तक था। श्री HD देवगौड़ा, इनका जो कार्यकाल था ये 96 से लेकर 97 तक था। और श्री इंद्र कुमार गुजराल, इनका जो था वो 97 से लेकर के 98 तक था। ठीक, चलिए कोड भाषा में आपको देना है तो कोड भाषा में ऑप्शन जो है आप लोग ए को दे दीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का प्रश्न जो है यह 36 नंबर प्रश्न कह रहा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से मंत्रिमंडल सचिव का कार्य है? मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए जो है सचिवालय सहायता, और यहाँ पर मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का जो है आवंटन करना। कौन सा होगा? ये जो दो है यानी कि पहला और दूसरा है ये आपका मंत्रिमंडल सचिव का कार्य है। ठीक, तीसरा जो है नहीं है। अगला पॉइंट हम लोग का 37 नंबर है। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के जो है मुख्यमंत्री नहीं थे? वो कौन थे? तो वह जो थे चंद्रशेखर, वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में सांसद में जो है कभी भी उपस्थित नहीं हुए हैं? तो वह जो थे चौधरी चरण सिंह, ये कभी अपने संसद में उपस्थित हुए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत यहाँ पर संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह प्रयोग हुआ है अनुच्छेद 352 में। 40 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोट से जो सही उत्तर का चयन करना है। किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री यहाँ पर जो कहना, लेकिन प्रश्न है कि यहाँ पर कथन जो ये है कि किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, और दूसरा है आर के कारण है कि वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो कोट में हम लोग का कौन सा होगा? देखिए कोट में हम लोग का ये जो है आर दोनों सही है तथा आर जो है वह ए का सही व्याख्या है, ये भी आपका सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 41 नंबर है कि मनमोहन सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? दोस्तों इसमें से ये जो वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे ये कथन सही नहीं थे, भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के जो पूर्व प्रतिनिधि भी थे, ये 3 सही हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये 42 नंबर है। प्रश्न के उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये घोषित की गई? तो यह सभी घोषित किया गया था नरसिम्हा राव के कार्यकाल में। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हम लोग का 2 है कि 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी और वर्तमान में जो है केंद्र में मंत्रालयों की संख्या जो है 36 है। कौन सा सही होगा? केवल एक, ऑप्शन ए जो है सही होगा। 44 नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न के निम्नलिखित में कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? देखिए आधिकारिक जो दस्तावेज इसमें से भारत से संबंधित है ये श्वेत पत्र है। अगला प्रश्न 45 नंबर है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई जो है प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो यह अनुच्छेद जो है 257 में वर्णित है। अगला प्रश्न यहाँ से 46 नंबर है। प्रश्न के संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो यह जो था गोपाल स्वामी अयंगर के रिपोर्ट पर आधारित था।
प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, ये सभी जो है एक से अधिक बार प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं। 48 नंबर है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम बार जो संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? तो यह सृजित किया गया था 1952 में। ऑप्शन हम लोग का यहाँ से बी जो होगा वो